हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हिस्ट्री क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांतिकाल में और साथ ही साथ स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो कुछ अन्य तथ्य इंपॉर्टेंट है जिसे आपको पढ़ना है, याद करना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी को पता है कि आधुनिक भारत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो आता है वो आधुनिक भारत से आता है। गांधी जी के समय से रिलेटेड जो घटनाएं हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो अब वीडियो आएंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आपको बारीकी से देखना है और याद करते हुए चलना है। कोई आपको टीचर बोले कि मैं आपको याद करा दूंगा वीडियो के थ्रू, तो ऐसा नहीं हो सकता। एंड में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको याद करना पड़ेगा। मैथ की तरह नहीं होती जीके या फिर इंग्लिश में भी आपको रूल रटने पड़ते हैं, इसमें हिस्ट्री में भी। बस मैं आपको समझा सकता हूँ कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था, उसके पीछे कारण क्या था। आपके दिमाग में उसके लिए क्लैरिटी बन जाएगी, याद करने के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन याद आपको खुद करना पड़ेगा। जो समय पीरियड जैसे 1842, 1835, ठीक है, 1857 में क्या हुआ, वो सब आपको रटना ही पड़ेगा। या जब आप बार बार उसकी रीडिंग करेंगे तभी आपको याद होगा। अगर आप सोचेंगे एक बार पढ़ने से याद हो जाए तो वो नहीं होगा। आप कम से कम 5-6 बार पूरा पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि 80 से 90% जो फैक्ट है वो आपको याद हो गए हैं। और आपको लगेगा कि याद नहीं भी हुए हैं तो आप एक बार MCQ टेस्ट लगा के देखना, आपको हिट जरूर कर जाएगा कि हाँ, ये समय में मैंने ये पढ़ा था, ये बात इस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी या फिर इस समय हुई थी। ठीक है, तो मेन मोटिव जो है इन वीडियोस को बनाने का वो यही था कि जो नया कैंडिडेट होता है उसे पता ही नहीं चल पाता है कि उसे लूसेंट में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो लूसेंट में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब मैंने इन वीडियोस में इंक्लूड कर दिए हैं। अब आपका काम यही है, बस वीडियोस को देखें और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताते जा रहा हूँ उन्हें मार्क करते चले, उन्हें समझते चलें। ठीक है, आपको जब दोबारा आप रीडिंग करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए हैं वीडियो में खाली उन्हीं को रीड करें। बाकी जो भी फैक्ट बचते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसमें जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो सब मैंने इंक्लूड कर दिए। ठीक है, आप पूरा बिलीव कर सकते हैं इस पर। ठीक है, चाहे आपको बिलीव ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन यहीं से मिल रहे हैं आपको। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है 1857 के विद्रोह से। 1857 का विद्रोह आपका स्टार्ट होता है बेरकपुर से। बेरकपुर में एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे गाय की चर्बी से बने हुए कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर देते हैं और साथ ही साथ जो अनेक सैनिक थे, जो और सैनिक थे भारत के, उनको भी बोलते हैं कि आप भी जो गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस हैं उनका ना ही इस्तेमाल करें और ना ही उन्हें मुंह से काटें। तो इसी के खिलाफ अंग्रेजी सेना क्या करती है, मंगल पांडे को फांसी पर लटका देती है और यहीं से इस जो विद्रोह है ये इसकी शुरुआत होती है। तो जैसे ही मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया जाता है वैसे ही जो और भी रेजिमेंट थी, जैसे मंगल पांडे का संबंध किससे था, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ से इनका संबंध था। जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34th यूनिट थी वहाँ के ये सैनिक थे। तो इनके जब इनको फांसी पर लटका दिया जाता है तो और भी जो रेजिमेंट थी आर्मी की वो भी अंग्रेजी सेना के विरुद्ध हो जाती हैं और 1857 की क्रांति को भड़का देती हैं। तो मेरठ की पैदल टुकड़ी इसकी शुरुआत करती है। जैसे ही उनको पता चलता है कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है तो मेरठ की पैदल टुकड़ी बेरकपुर की ओर रवाना हो जाती है अंग्रेजी सरकार का विरोध करने। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, मेरठ की पैदल टुकड़ी से। इसको स्टार्ट करने का श्रेय जाता है मंगल पांडे जी को, जो कि कहाँ थे, बेरकपुर में सैनिक के पद पर थे। ठीक है, इस क्रांति के समय भारतीय गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में मैंने पहले पढ़ा था, मैंने तभी बताया था आपको। 1857 की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे उनके नाम आगे रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। ये आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनके टाइम पे 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था और उसके तहत ये भारत के प्रथम वाइसराय बन गए थे। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय थे। इसके बाद क्या होता है, 1857 में जब विद्रोह होता है, काफी सारे जगह से विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी जांच के लिए अंग्रेज सरकार पील कमीशन की नियुक्ति करती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि 1857 के विद्रोह की जांच के लिए अंग्रेजी सेना ने कौन सी कमीशन का गठन किया, तो वो कमीशन कौन सी थी, पील कमीशन। अगर आप एयरफोर्स या एनडीए के लिए ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। 29 सितंबर से आपके लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुए हैं जिसमें इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। एम एनडीए 2021 बैच में आप अभी चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी एनरोल करने पे 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और ऐसे ही 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। एनडीए वाले बच्चों के लिए स्पेशल बेनिफिट है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एनडीए का तो आपको 12 मंथ एसएसबी की तैयारी एकदम फ्री कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एनडीए के लिए 2 स्पेशल बैच लॉन्च करे गए हैं, सुपर 30 एनडीए 2 बैच और साथ ही दुर्गा एनडीए बैच 2021। तो आप अपने अकॉर्डिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर बैच लॉन्च हो रखे हैं अभी नए, त्रिशूल बैच एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए और साथ ही साथ एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए ग्लोरी बैच। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में, आप कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आपको कोई भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है या फिर अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के सब्सक्रिप्शन की फीस दे सकते हैं। आपको पूरे ईयर की फीस पड़ेगी 5,500 रुपए
पर मंथ फी चेक करेंगे तो काफ़ी मिनिमम है, 458 रुपीज़ में सिर्फ आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर्स मिल जाएंगे, वो भी इंडिया के बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एनडी का सब्सक्रिप्शन की फीस देख लेते हैं हम। एनडी के सब्सक्रिप्शन की फीस है आपकी 733 रुपीज़ पर मंथ। 733 रुपीज़ में आपके सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा जाएंगे और साथ में जो आपका एसएसबी है उसकी भी तैयारी भी आपको कराई जाएगी। और साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं ज्ञानी 10 तो आपको एडिशनल फी में जो ये पूरी फीस है जैसे 5,500 रुपये, इसमें 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो 1857 क्रांति के समय ये होता है कि भारत के हर हिस्से से लोग अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चार्ट में ये लिखा हुआ है कि दिल्ली से किसने विरोध करा, कानपुर से किसने विरोध किया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कानपुर से किसने 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों का विरोध किया। तो वो सब आपको नाम लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट नाम मैं बता देता हूँ आपको। दिल्ली का याद करना है आपको, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, दोनों एक ही नाम है। जो आखिरी मुगल शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर, ये अंग्रेज सेना का विरोध कर रहे थे, कहाँ से, दिल्ली से। इसके बाद कानपुर का याद रखिएगा, नाना साहब या तांत्या टोपे, नाना साहब और तांत्या टोपे ये दोनों अंग्रेज सेना का विरोध कर रहे थे, कहाँ से, कानपुर से। इंपॉर्टेंट है काफी, तांत्या टोपे का वास्तविक नाम भी याद रखिए, रामचंद्र पांडुरंग, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। इसके बाद आता है लखनऊ से कौन विरोध कर रहे थे, लखनऊ से कर रही थी बेगम हजरत महल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लखनऊ और जगदीशपुर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जगदीशपुर बोला जा सकता है या फिर बोला जा सकता है बिहार से कौन अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो कुंवर सिंह बिहार से और लखनऊ से बेगम हजरत महल अंग्रेजों का विरोध कर रही थी 1857 क्रांति के समय। इलाहाबाद से याद करने की जरूरत नहीं है आपको, झांसी से याद होना चाहिए। झांसी से आप सभी को पता ही है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। तो ये जो 4-5 नाम है ये याद रखिएगा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और जगदीशपुर। हो सके तो इलाहाबाद याद कर लीजिएगा, इलाहाबाद और लियाकत अली इलाहाबाद से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। साथ ही में आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद करना है, रानी लक्ष्मीबाई किसके खिलाफ लड़ रही थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई इंपॉर्टेंट है। तो ये किस अंग्रेज के खिलाफ लड़ रही थी, ये ह्यूरोज जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वहां से। तो ह्यूरोज था जो रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ रहा था 1857 क्रांति के समय, ये याद रखिएगा। ह्यूरोज ने एक स्टेटमेंट भी दी थी जिस कारण ये इंपॉर्टेंट है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसे। तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी भी हुई है। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि सभी क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द लक्ष्मीबाई को किसने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था। 1857 क्रांति के समय यही था जो लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था, याद रखिएगा। 1857 क्रांति से लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वीडी सावरकर जी से। वीडी सावरकर का नाम क्या था, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 1857 क्रांति को क्या संज्ञा दी, इन्होंने कहा कि ये छोटा मोटा कोई विरोध नहीं था, ये पूरे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहली लड़ाई थी। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दे दी इन्होंने 1857 क्रांति को। इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 एग्जाम में देख चुका हूं ये। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 1857 क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो वीडी सावरकर जी ने कहा था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से विरोध किए, कौन कौन से विद्रोह किए, क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है, किन किन समितियों का गठन होता है, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी को पता है आजकल के एग्जाम में आधुनिक भारत से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें भी गांधी जी के समय में जो विरोध हुए, जो विद्रोह हुए, ऑल इंडिया कांग्रेस की मीटिंग्स हुई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उन सबको हम अब पढ़ने वाले हैं, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला अंग्रेजों के विरुद्ध जो विरोध किया इंडिया ने वो कौन सा था, सन्यासी विद्रोह। तो पहला विद्रोह कौन सा था अंग्रेजों के खिलाफ, सन्यासी विद्रोह, जो कि बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ। लगभग 1800 ईस्वी में हुआ था, लेकिन समय याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए स्टार्ट कहां पर हुआ, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह स्टार्ट हुआ। और इसके बारे में हमें पता कहां से लगता है, आनंद मठ पुस्तक से। तो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम आनंद मठ के अंदर ही लिखा हुआ है। तो आनंद मठ बुक याद रखें किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। तो बुक याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने। और इसके अंदर इन्होंने सिद्धांत दिया था धन का पलायन सिद्धांत, मतलब पैसे का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो मतलब जो अंग्रेज सरकार है भारत में शासन कर रही थी, वो भारत का पैसा भारत के विकास में इस्तेमाल ना करके जो इंग्लैंड का विकास है उसमें इस्तेमाल कर रही थी उस पैसे का। तो ये जो गलत हेराफेरी हो रही थी भारत के पैसे की, वो सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, पहले भारतीय जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर चुनाव जीता, तो वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ब्रिटेन में चुनाव लड़ा और जीते भी 1892 में। समय याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में
एक समिति की स्थापना की जिसका नाम था भारतीय सुधार समिति। याद रखिएगा, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दादा भाई नौरोजी के बारे में है, वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, आप दादा से याद रखते हैं, दादा कहा जा रहा है तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन हो गए? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1893 में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचते हैं और वहां पर वो सर्वधर्म सम्मेलन की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने काफी ज्यादा आकर्षक भाषण दिया था, जिसके बाद इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाने लगा। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, याद रखिएगा। इसके बाद है लॉर्ड कर्जन। तो भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। समय इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1905 में विभाजन हुआ था। ठीक है, इसी विभाजन के विरोध में भारतीयों ने एक आंदोलन स्टार्ट करा अंग्रेजों के खिलाफ, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन और वंदे मातरम आंदोलन, ये दोनों एक ही आंदोलन के दो नाम हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। स्वदेशी आंदोलन के समय ही वंदे मातरम के नारे दिए गए, इसीलिए इस विद्रोह का नाम वंदे मातरम आंदोलन भी पड़ गया। तो याद रखिएगा, दोनों नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। तो याद रखना है, अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। और उन्होंने ही हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। और अमार सोनार बांग्ला आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। तो अभी कुछ दिनों पहले एक एग्जाम मैंने दिया था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1906 के समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, पहली बार स्वराज्य की मांग कब की गई या फिर किसने की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1906 में कलकत्ता में मीटिंग हुई थी और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इस मीटिंग के अंतर्गत क्या होता है? पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की जाती है भारत में। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका 1907 की मीटिंग। तो 1907 की कांग्रेस की मीटिंग में सूरत में ये मीटिंग हुई थी और यहां पर क्या होता है, गर्म दल और नरम दल, उग्रवादी और उदारवादी नामक दो समूह में कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। इसको मैं पहले बता चुका हूं आपको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप इसे। इसके बाद है विनायक दामोदर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। तो जो बीडी सावरकर थे, अभी हमने आगे पढ़ा था कुछ देर पहले भी इनके बारे में, बीडी सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर नहीं लिखा, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। इन्होंने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की और उन्होंने 1857 की क्रांति को क्या बोला था? ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी संज्ञा इन्होंने 1857 क्रांति को दी थी। याद रखिएगा दोनों बातें इनके बारे में। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि केसरी पत्र किसके द्वारा जो पब्लिश किया जाता था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनका ये पत्र कौन सी भाषा में था? मराठी में, महाराष्ट्र में ये छपता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तिलक ने ही महाराष्ट्र में गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तो महाराष्ट्र में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए और जो भी पर्व मनाए जाते हैं, इन सब की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत भी तिलक ने की थी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका बाल गंगाधर तिलक जी से रिलेटेड है। वैलेंटाइन रोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और ये संज्ञा इन्हें किसने दी थी? वैलेंटाइन रोले ने। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट घटना आती है 1906 में। 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खां, ये दोनों मिलकर एक मीटिंग करते हैं जिसमें निर्णय लिया जाता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जाएगी और इस लीग का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? आगा खां को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ ये पॉइंट। इसके बाद आता है वाइस राय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कराया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दरबार का आयोजन कराया गया था। तो मैंने आपको पहले बताया था, देखिए होर्डिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। तो होर्डिंग पोस्टर कब लगते हैं? जब कोई पॉलिटिकल मीटिंग होने वाली होती है। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय पे एक मीटिंग होने वाली थी, 1911 में मीटिंग होती है, दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है, जिसके अंतर्गत दो जो इंपॉर्टेंट फैसले थे वो लिए गए। पहला फैसला था आपका बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1905 में जो गलत फैसला लिया गया था, बंगाल विभाजन किया गया था, तो उसको रद्द करना पड़ा क्योंकि काफी सारे विद्रोह चल रहे थे उसके खिलाफ। और दूसरा होता है राजधानी, पहले भारत की क्या थी? कलकत्ता थी। उस राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया जाता है और उसके तहत 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं इस मीटिंग में। तो ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, किसने आयोजित करवाई, कौन आया था भारत उस मीटिंग के तहत, ये सब आपको याद होना चाहिए। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? साल याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार आता है, लोग गलत करके आ जाते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहां पर स्थापना हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुई थी। और किसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल जी ने
काफ़ी सारे भारतीयों की तरफ से लाला हरदयाल जी ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में की थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है कांग्रेस का अधिवेशन। तो एक कांग्रेस का अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है 1907 वाला, सूरत में अधिवेशन हुआ था। गर्म दल नरम दल दो हिस्सों में कांग्रेस बट गई थी। तो ये होता है अब 1916 का अधिवेशन जो कि हुआ था लखनऊ में। तो कहाँ पर अधिवेशन हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में। और यहाँ पर कांग्रेस के दोनों दल थे, जो गर्म दल नरम दल, दोनों में एकता हो जाती है और साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से आकर इस मीटिंग में मिल जाती है। तो बटने वाला साल कौन सा था? 1907 सूरत अधिवेशन, और मिलने वाला साल आया आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ये जो कांग्रेस बटा था वो मिल गया आके, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल लीग दो जगह खोली गई थी, एक थी पुणे में और ये पहली थी, इसके बाद दूसरी मद्रास में खोली गई। तो पहली कौन सी खुली थी? पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने खोली थी, और दूसरी लीग की स्थापना मद्रास में एनी बेसेंट जी ने की थी, ठीक है। गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये सभी आप सभी को याद होगा, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। होम रूल लीग में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लोग, बाल गंगाधर तिलक ने पहली करी या एनी बेसेंट ने। तो याद रखिएगा, पहले बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, उसके बाद एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है गांधी जी का समय। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी भारत वापस कब आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से वकालत की पढ़ाई पढ़ने के बाद गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे। और सत्याग्रह नाम का आंदोलन आपने सुना होगा, उसका प्रयोग गांधी जी ने भारत में सबसे पहले किया था। सत्याग्रह उनके द्वारा ही लॉन्च किया जाता था। तो सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरों में काफ़ी फर्क किया जाता था, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने 1906 में, समय याद रखिएगा, 1906 में पहला सत्याग्रह का उपयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। इसके बाद आता है भारत में उन्होंने सत्याग्रह का उपयोग पहला कब किया? 1917 में। चंपारण में जो किसान थे उनसे ज़्यादा कर वसूला जाता था, वहाँ पर एक प्रथा चल रही थी, तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा के अनुसार जो अंग्रेज हैं ज़्यादा कर वसूलते थे वहाँ के किसानों से। तो तीन कठिया प्रथा के विरोध में चंपारण बिहार में गांधी जी ने पहला भारत में सत्याग्रह लॉन्च किया 1917 में, याद रखिएगा। इसके बाद है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब करी? अहमदाबाद में मील मजदूरों के खिलाफ गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने किसके समर्थन में की? तो मील मजदूर थे जो अहमदाबाद के, उनके समर्थन में ये भूख हड़ताल गांधी जी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता था। इसके तहत क्या होता था, अगर अंग्रेज सरकार को थोड़ा भी संदेह होता है कि आप उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं, उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो वो आपको बिना किसी भी सबूत के, बिना किसी गवाह के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो और ना ही आप इसके खिलाफ कोई अपील कर सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं और ना कोई वकील कर सकते हैं। तो ये पूछा जाता है कि ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, किस एक्ट का नाम था? रॉलेट एक्ट का। ये काला कानून था जिसके तहत गवर्नमेंट चाहे जिस मर्जी को गिरफ्तार कर ले बिना किसी सबूत और गवाह के। तो कब पारित हुआ ये? 1919 में। नेक्स्ट है आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर ही सिपाहियों को आदेश देते हैं कि गोलियां चला दी जाए, और उसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो 13 अप्रैल 1919 पूरा समय आपको याद होना चाहिए। तारीख भी इंपॉर्टेंट है, तारीख भी याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में होता है। इसके पीछे रीजन यही था कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट के जरिए डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन दोनों के समर्थन में वहाँ के स्थानीय नेता एक मीटिंग रखते हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग में। इस मीटिंग का अंग्रेज शासन को पता चल जाता है कि उनके खिलाफ विद्रोह करने की साजिश हो रही है वहाँ पे, तो इसीलिए सर माइकल ओडायर वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलवाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। समय याद रखिएगा। किसने इसको अंजाम दिया था? सर माइकल ओडायर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे अंग्रेजों के? सर माइकल ओडायर। ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी और रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि त्याग दी। तो क्वेश्चन ये भी आता है, केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने किसको दी थी? महात्मा गांधी को दी थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये उपाधि त्याग दी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, लॉर्ड है ये, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। तो पहले कांड होता है ये, जलियांवाला बाग में काफी सारे लोग मारे जाते हैं। बाद में अंग्रेज सरकार इसकी जांच करने के लिए किसकी गलती थी, कहाँ पे क्या होता है, तो उसके लिए एक कमीशन आती है, हंटर कमीशन, याद रखिएगा। हंटर कमीशन लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा टर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू किया गया। तो खिलाफत आंदोलन किस लिए स्टार्ट होता है? देखिए, ब्रिटेन की सरकार क्या थी, वो टर्की के खलीफा के विरोध में थी, और खलीफा का पद काफ़ी ज़्यादा सम्मान का पद होता है मुसलमानों में। माना जाता है जो पैगंबर थे
उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो खलीफा होते हैं। तो खलीफा एक सम्मान का पद था, इसीलिए जो मुसलमान थे वो टर्की खलीफा के साथ समर्थन कर रहे थे उनका, और इसी कारण वो ब्रिटेन की सरकार के विरोध में एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन, जिसके तहत साल 1919 में समूचे देश में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कब हुआ, 1919 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तर में गांधी जी एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन। साल 1920 में यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की थी। तो मतलब बात क्या हुई, जैसे गांधी जी ने 1920 में अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन शुरुआत में जो कांग्रेस है उसने इसमें अपना समर्थन नहीं दिया। 1920 के दिसंबर में जाकर नागपुर अधिवेशन, नागपुर में मीटिंग होती है ऑल इंडिया कांग्रेस की, वहां पर जाकर इसके ऊपर चर्चा होती है और वहां पर जाकर ये लोग पारित करते हैं कि हाँ हम सब भी असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ में हैं। तो कौन सी मीटिंग में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया, तो वो थी 1920 की मीटिंग, दिसंबर की, नागपुर अधिवेशन की। तो नागपुर अधिवेशन 1920 में जाकर असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि स्टार्ट किसने किया था। तो दोनों नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अली एवं शौकत अली दोनों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा कांड होता है, जिसके तहत असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ता है गांधी जी को। इसमें होता क्या है, गोरखपुर में एक पुलिस थाना था जिसमें असहयोग आंदोलन करने वाले जो आंदोलनकारी थे वो सब मिलकर उस थाने में आग लगा देते हैं, जिसमें कई सारे अंग्रेजी पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। तो चोरी चोरा कांड रीजन था जिसके तहत असहयोग आंदोलन को बंद किया जाता है 11 फरवरी 1922 को, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड में पूरी तारीख याद रखी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ऐसे ही आप चोरी चोरा कांड याद रखें, कब हुआ था, 5 फरवरी 1922, तारीख, महीना, साल तीनों याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह कब चलाया गया। तो हमने देखा पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया। इंडिया में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में चलाया गया, और ऐसे ही पूरे इंडिया में ओवरऑल सत्याग्रह कब चलाया गया, 1919 में, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे इंडिया में एक साथ सत्याग्रह चलाया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन में हिंदू तथा मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। उस समय चल क्या रहा था, खिलाफत आंदोलन के जरिए अंग्रेजों का विरोध भारतीय मुसलमान कर रहे थे, और गांधी जी के समर्थन में सारे हिंदू मिलकर असहयोग आंदोलन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो दोनों मिलकर जब विरोध कर रहे थे उनका, तो दोनों एक ही आंदोलन में एक साथ हो गए। असहयोग आंदोलन 1920 में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेज सरकार का विरोध करने लगे, ठीक है। तो एकमात्र आंदोलन था ये जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट आपकी 3 से 4 क्लास और होंगी, तब जाके आपका पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मेरा काम है कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लूसेंट में जो आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, वो सब प्रोवाइड कराऊं और उनके बारे में आपको अच्छे से बताऊं, ताकि याद करते टाइम आपको दिक्कत ना आए, आपको ये ना लगे कि इसके पीछे की नॉलेज ही नहीं हमें कि ये हुआ कैसे, इसके पीछे कारण क्या था, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी, ठीक है। आपका बस काम ये है कि आप 3 से 4 बार इसे रिवाइज करें। अगर आप सिर्फ एक बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, आपको याद बिल्कुल नहीं होगा इससे, ठीक है। जब तक आप 4 से 5 बार इसे नहीं पढ़ेंगे तब तक एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है, फायदा नहीं मिलेगा आपको इसका। तो आपका काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। आप सभी के लिए, आप सबको ये काम करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।